नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं जिनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी है। वो एक ऐसी नगरी से आते हैं जहां कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई, सांदीपनी जैसा अद्भुत आश्रम जहां रहा, जहां कृष्ण ने जीवन के उस पक्ष को सीखा समझा। हालांकि वो भगवान विष्णु का स्वरूप रूप है, लेकिन जब भी ईश्वर भी इस धरती पर आता है तो उसे वो सारी लीलाएं और क्रीड़ाएं करनी पड़ती हैं जो मनुष्य करता है। तो वो उस भूमि से आते हैं, वहाँ से वो अपनी उनका कर्म क्षेत्र ज़रूर मध्य प्रदेश है, बेसिकली वो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन बीते करीब करीब मोर देन 2 डिकेड्स 24 सालों का जो उनका सफ़र है, एक विशिष्ट शिक्षाविद के तौर पर वो देश के एक लीडिंग इंस्टीट्यूट जो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, MIT। और MIT के बारे में ये दावा बिल्कुल सामने आता है मजबूती से कि क्वालिटी ही हमारा मोटो है, गुणवत्ता। गुणवत्ता के साथ हम चाहते हैं कि शिक्षा एक क्रांति बने, एक रिवोल्यूशन बने, एक ऐसा रिवोल्यूशन जो विद्यार्थियों के जीवन में न सिर्फ एक वैल्यू बेस्ड परिवर्तन करे, बल्कि प्रोफेशनली उनको इस लेवल पे तैयार करे कि वो विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर सके। हमारे साथ हैं उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलगुरु वाइस चांसलर डॉक्टर नितिन राणे। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले मैं इस ग्रुप के बारे में जानना चाहूँगा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ महानगरों से आए हुए विद्यार्थी भी हैं और वो बड़ी उत्सुकता से आए हैं, और इसी तरह की मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी ही क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। MIT ग्रुप के बारे में मुझे बताइए। जी बिल्कुल सर। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, ये महाराष्ट्र के अंदर का सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये कॉलेज 1983 में हमारे माननीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर के अंडर में चालू हुआ। इसका थोड़ा मैं आपको इतिहास बताना चाहूँगा कि 1983 में तब महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट्स में माइग्रेट करते थे। तो हमारे माननीय संस्थापक अध्यक्ष तब वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक सकाल न्यूज़पेपर जो है महाराष्ट्र का, उसमें एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा और उसमें गवर्नमेंट को ये दर्शाया कि कैसे महाराष्ट्र को या देश को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में अभियंता यानी जो इंजीनियर्स बोलते हैं उसकी नीड पूरी कर सके। और तब के जो मुख्यमंत्री थे, जो वसंतदादा पाटिल, उनको वो आर्टिकल बहुत पसंद आया और उन्होंने फिर हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर को इंटरेक्शन के लिए बुलाया। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्रोफेशनल कॉलेज की परंपरा चालू हुई। ये कब की बात है सर? अर्ली 80s की या 90s? 1983 की बात है जी। MIT को जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का परमिशन मिला वो 1983 में मिला जी। और उसके बाद MIT ग्रुप में इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, मेडिकल हो, राइट फ्रॉम KG टू PG एजुकेशन, हर एक क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस ओपन किए। और हर कॉलेज का मूल मंत्र यही रहता है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। सर, कहाँ देश में, महाराष्ट्र के बाहर, शिलोंग में भी हमने सुना, मध्य प्रदेश में आप हैं, कहाँ और महाराष्ट्र के बाहर MIT का कहाँ विस्तार है? महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत जगह है, पर महाराष्ट्र के बाहर मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी यूनिवर्सिटी वो मेघालय में है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट का जो सिचुएशन है एजुकेशनली बहुत ही पुअर है। तो वो कहीं तो भी वो एरिया को एक एजुकेशनली स्टेबिलिटी देने के लिए और एक अच्छा अवसर देने के लिए MIT ग्रुप में वहाँ पे शिलोंग में यूनिवर्सिटी खोला, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में अवंतिका यूनिवर्सिटी है हमारा, ये 2017 में स्थापित हुआ। और दोनों का थॉट प्रोसेस यही था कि एक अच्छी शिक्षा ये प्रांतों में हम प्रदान करें।
उसके आधार पे ये दोनों यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी जिसको मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि कुछ तो मैं जान पाया लेकिन पूरी तरह उसको नहीं समझ पाया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको ज़रा समझाइए कि ये किस तरह की टर्मिनोलॉजी है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के आधार पर आपकी ये शिक्षण की जो प्रणाली है आगे बढ़ती है। जी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खास करके जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न में के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट अपना ले तो सभी बच्चों का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। 2017 में जब हमने ये विश्वविद्यालय चालू किया, डे 1 से हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इसके अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को जो लाइव प्रोजेक्ट है या फिर जो अभी समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को देते हैं और उनका हल सुलझाने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए अभी जैसे ट्रैफिक की एक समस्या है, पोल्यूशन की एक समस्या है, ऐसे अलग अलग जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये समस्याओं को हम बच्चों को एक एज अ प्रोजेक्ट देते हैं और उसका इंटरलिंकिंग वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग का बच्चा हो या मैनेजमेंट का हो या डिज़ाइन का हो, कोई भी जो हमारे विश्वविद्यालय में कोर्सेज चलते हैं, उसका इंटरलिंकिंग रहता है। तो वो बच्चा वो सब्जेक्ट का नॉलेज लेके वो समस्याओं के आधार पे एक काम करता है और उसका सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है। उसके कारण क्या हो जाता है, ये लाइव प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसको रियल मात्रा में वो जो स्किल सेट और नॉलेज मिलता है रादर दैन थ्योरेटिकल नॉलेज या बुक पढ़ने से, वो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है और उसको उसका एक स्किल डेवलप हो जाता है। वो स्किल डेवलप होने की वजह से उसको आगे चल के उसके कैंपस रिक्रूटमेंट में या फिर वो खुद का कुछ करना चाहता है, जैसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या खुद का कुछ इंक्यूबेशन इनोवेशन करना चाहता है, उसको काफ़ी मददगार साबित हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से सभी छात्राओं को या यूनिवर्सिटीज़ को ये अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत ही अनोखा मॉडल है और ख़ास करके अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर अभी बोला गया है। हालांकि हम 2017 से ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपना मध्य प्रदेश तो पहला गवर्नमेंट है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की रियल मात्रा में, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खास करके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बहुत जोर दिया गया है बहुत। और गवर्नमेंट को भी बहुत, मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आफ्टर 34 इयर्स ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आई है और जो नए चेंजेस ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है, वो काफ़ी बच्चों को प्लेसमेंट के लिए या उनके स्किल डेवलप करने के लिए मददगार होने वाले हैं सर। वाह, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सर, आपकी बात से मुझे एक चीज़, एक सुझाव के तौर पर एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि मुझे लगता है हमें एक फ्यूजन की भी ज़रूरत है। सरकार कोशिश कर ही रही होगी, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के कुल गुरु बैठें, अपने यहाँ की बेहतर चीज़ों को शेयर करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इस तरह के पेपर्स पब्लिश हों जो पब्लिक डोमेन में भी जाएं, तो मुझे लगता है काफ़ी मदद होगी। सर, जहाँ तक मैंने महाराष्ट्र में काम किया है, मेघालय में भी काम किया है, अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मैं रियली में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उच्च शिक्षा में काम कर रही है, खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव, इनके विजन के कारण ऐसी बहुत सारी बैठकें अब तक संभव हो चुकी है जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उच्च शिक्षा नीति को लेके या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत बार चर्चा हुई है और उससे काफ़ी सारे पॉजिटिव थॉट्स बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। जहाँ तक हमारी जो
एक अचीवमेंट है इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हमने भी वो चर्चा सत्र में बाकी लोगों के साथ शेयर की थी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने उसको सराहा भी था और बाकी विश्वविद्यालयों को भी अपील की थी कि ये जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने विश्वविद्यालयों में इम्प्लीमेंट करें। जी। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और यही वजह है कि एमआईटी ग्रुप ने भी 2017 में मध्य प्रदेश को चुना? जी जी। कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है सर। और उसके बाद मैं जो चेंजेस देख रहा हूँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपन अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखिए जो हायर एजुकेशन में होता है, तो अभी का जो रेशियो है 26-27% है और जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टारगेट रखा है 2035 तक वो 50% होना चाहिए। और जिस दिशा में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वो रेशियो बढ़ाने के लिए काम कर रही है उसको देख के तो मुझे लगता है 2035 के पहले ही वो टारगेट शायद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। इसमें आपकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। उज्जैन का एम्बियंस बहुत अच्छा है, आसपास का परिवेश बहुत अच्छा है और आपने भी इसको बहुत इनरिच करने के लिए अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन दिया है कि 60 एकड़ के क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है 5-6 वर्षों के भीतर ही आपने। कैसे देखते हैं आप उज्जैन के परिवेश को और एक शैक्षणिक केंद्र के तौर पर, एक एजुकेशनल सेंटर के तौर पर उज्जैन को कैसे देखते हैं आप? सर मैं एक उज्जैन को खास करके मालवा का जो एक बहुत ही बड़ा उज्जैन इंदौर ये जो प्रांत है आर्ट और कल्चर में बहुत ही एनरिच है। जहाँ तक यहाँ के नौजवान मैं देखता हूँ, यहाँ के कलाकार मैं देखता हूँ, इसमें एक अलग तरह की आर्टिस्ट जो एक छिपी हुई है। और विश्वविद्यालयों का काम ही यही रहता है कि छात्राओं में छिपे हुए गुणों को एक निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के देना ताकि वो उनकी जीवन में एक अच्छी ऊंचाई हासिल कर सके। उज्जैनी की अगर हम बात करेंगे तो उज्जैनी का तो महत्व इतना बड़ा है कि प्राचीन भारत से लेके जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की है, तो वहाँ से लेके एक देखेंगे कि प्राचीन भारत में अपने शिक्षा के 4 केंद्र थे, उसमें उज्जैनी एक केंद्र हुआ करता था। अदर दैन बनारस था, तक्षशिला था, नालंदा था। जी जी। अभी के हालत में नालंदा में भी विश्वविद्यालय है जो काफ़ी विख्यात है। बनारस में तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है विच इज़ वेरी वेल नोन। तक्षशिला समहाउ इन पाकिस्तान, तो उसका डिस्कशन तो हो ही नहीं सकता। अभी उज्जैनी की बात करें तो समहाउ हमें जो लगा कि कहीं तो भी उज्जैन पीछे रह गया है, तो इसी को लेके, इसी थॉट को लेके 2017 में एमआईटी ग्रुप पुणे ने एक थॉट रखा कि क्यों ना उज्जैन को वो जो उसकी एक ऐतिहासिक परंपरा थी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा केंद्र हुआ करता था वो पुनर्जीवित किया जाए और एक अच्छा स्थान दिया जाए। उसको चलते अवंतिका विश्वविद्यालय का निर्माण उज्जैन सिटी में किया गया। कंक्लूड करूंगा सर इस बातचीत को आगे विस्तार के, क्योंकि जैसा मैंने जाना आपके ग्रुप के बारे में और खुद आपकी वर्किंग के बारे में कि आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक भारत के नहीं बल्कि दुनिया के एक प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में अपने को तराश के खड़ा करें। तो किस तरह से आगे विस्तार की आपकी क्या योजनाएं हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे उज्जैन में और आसपास, और क्या आगे और इनोवेशंस आप कर रहे हैं या इंक्लूसिव कुछ पाठ्यक्रम, सिलेबस और क्या नई चीज़ें? शरद जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया जो आने वाले छात्राओं के लिए काफ़ी मददगार होगा, जिन्होंने अभी +2 का रिजल्ट +2 सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आपके माध्यम से मैं सभी छात्राओं से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज चुनते हैं तो उसके कुछ मापक होते हैं कुछ, तो खास करके ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज चुने जहाँ पे फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी हो, क्योंकि बच्चों को अगर उनको अच्छा बनाना है तो फैकल्टी सबसे महत्व का रोल प्ले करती है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड वो यूनिवर्सिटी का।
आफ्टर दैट उसके बाद वो संस्था का जो इतिहास है, यानी एल्यूमिनी रिकॉर्ड्स क्या है, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। जैसे अभी एमआईटी ग्रुप 40 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वी आर हैविंग वेरी गुड एल्यूमिनी बेस। अदर देन दैट मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी या कोर्स चुनते हैं तो आपकी रुचि उसमें अवश्य जान लें और आपकी रुचि के आधार पर ही वो कोर्स सिलेक्ट करें। तो इसीलिए हमने डे वन से यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन किया था और उसके परिणाम हमको खास करके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में बहुत अच्छे मिले। और उसी परिणाम को लेते हुए हमने 2023 से खास करके बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी ये लॉ के इसमें 2 कोर्सेज चालू किए हैं। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो अपने लोकशाही का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, उसमें भी हम 2023 से कोर्स चालू करने जा रहे हैं। अदर दैन दैट जो अपने बीकॉम, बीसीए ये ऑनर्स में भी हम कोर्सेज 2023 से चालू करने जा रहे हैं। और ख़ास ये कोर्सेज की खास बात ये रहेगी कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक्सपेरिमेंट हमने डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में किया है, हालांकि अभी वो शिक्षा नीति भी वही कह रही है, हम वो पूरा जो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है वो एक कोर्सेस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बच्चे ये कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ेंगे उनको एक अच्छा रोजगार प्रदान किया जाए या फिर वो खुद एक ऐसे उद्योजक बने ताकि अपने समृद्ध भारत को आगे लेके जाए। उज्जैन से मुंबई जाते तो हमने स्टूडेंट्स को देखा, दिल्ली जाते हमने देखा, चेन्नई जाते देखा, बेंगलुरु जाते, लेकिन मुंबई से उज्जैन आने की कहानी थोड़ा मैं समझना चाहूँगा कि क्या वजह है। आपने मुझे ये भी बताया कि 22 स्टेट से छात्र आते हैं आपके इस विश्वविद्यालय में। मुंबई से आने वाला विद्यार्थी कैसे यहाँ उज्जैन आना? सर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा आपसे कि हमारा जो मॉडल है खास करके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, वो बहुत ही अनोखा मॉडल है और वो मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो बच्चों में एक जो स्किल सेट डेवलप करने की प्रक्रिया है वो निश्चित हो जाती है। तो अभी जो बच्चे हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आपको बोला 22 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे मेट्रो सिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे पुणे हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, इवन दिल्ली के भी बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे उज्जैन आके हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं। इसका जो सीक्रेट है यही मैं बोलूँगा कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मॉडल जो हमने रियल मात्रा में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और हमारी कोशिश है कि ये बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करके वो भारत की उन्नति में एक अच्छे इम्पोर्टेंट पिलर साबित हो। उसके कारण ये सारे पेरेंट्स, ये सारे बच्चे उज्जैन आके अवंतिका विश्वविद्यालय में पढ़ने में इच्छुक है। ये जो बच्चा मुंबई से आता होगा वो और उसके पेरेंट्स अवंतिका विश्वविद्यालय जब आते हैं तो वो ये भी देखते होंगे कि फैकल्टी कैसी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा आपने हमको 3 मंत्र दिए कि आप फैकल्टी देखिए, आप प्लेसमेंट देखिए और एल्यूमिनाई आप ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स की देखिए, तो आपकी फैकल्टी भी सर बड़ी इसमें दमदार होगी। कोई भी विश्वविद्यालय बनता है तो वहाँ के फैकल्टी और छात्राओं के कारण बनता है सर। तो एमआईटी ग्रुप की अवंतिका विश्वविद्यालय की फिलॉसफी डे वन से यही है कि अच्छे से अच्छी फैकल्टी अवंतिका विश्वविद्यालय में लाई जाए ताकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। उसके अलावा हम ज़्यादा एम्फेसिस जो देते हैं वो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले एक्सपर्ट रहते हैं उनको कैसे कैंपस में जाके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उनको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलता है उनके माध्यम से। उसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चों का जो खास करके रुचि रहता है, मान लीजिए कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहता है, कोई डांस में रहता है या कोई सोशल एक्टिविटीज़ में रहता है, वो रुचि का भी विशेष ख्याल रखते हैं। और हमारा जो कैंपस है वो 24/7, यहाँ पे ऐसी 9 to 5 की मेंटालिटी नहीं है। बच्चा चाहे रात को 2 बजे 4 बजे कभी भी आके पढ़ सकता है। हमारे लैब्स ओपन रहते हैं, क्लासरूम ओपन रहते हैं और रेसिडेंशियल कैंपस होने की वजह से बच्चा एकदम सुरक्षित एनवायरनमेंट में अगर वो रात भर भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हम जैसे मिडिल एज लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन हो तो बताइएगा, मुझे बड़ा आनंद आया सुनकर। सर,
आपने जैसे बोला, अवंतिका विश्वविद्यालय का कभी भी ये प्रयास नहीं रहा है कि पैसा कमाए या अर्थार्जन करे। हम तो, हमारे पास स्कॉलरशिप की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें बच्चे का अगर 12th में अच्छा परसेंटेज रहेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और वो स्कॉलरशिप के कारण बच्चा कोई भी रहे, मिडिल क्लास रहे, लोअर मिडिल क्लास या व्हाटएवर, तो पढ़ सकता है। बिल्कुल उसका इनकम ये कभी बाधा नहीं बनेगा उसको शिक्षा लेने के लिए। तो 12th के मार्क्स के आधार पर वो स्कॉलरशिप्स ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा आनंद आया। और अवंतिका विश्वविद्यालय बहुत खामोशी से एक रेवोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों को, उच्च शिक्षा मंत्री के प्रयासों को आपने यहाँ हमारे साथ रिकॉग्नाइज किया। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये जो एक आप पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बहुत ही, ये राष्ट्रपति महोदया को भी दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को, और भी जो डिग्निटरीज रही हैं भारतीय राजनीति की भी, उनको भी ये प्रदान किया गया है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको, और इसमें उज्जैन का जो स्वरूप है वो बहुत स्पष्ट रूप से झलक रहा है। नंदी महाराज हमें नजर आ रहे हैं, वो पिलर्स नजर आ रहे हैं जो उज्जैन के उस गौरव का गान करते हुए दिख रहे हैं, जो विक्रमादित्य और भोज के गौरव को सामने रखता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुल गुरु अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन, जो MIT पुणे से एफिलिएटेड विश्वविद्यालय है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।